सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है। उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अट जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को वो मर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उन सैनिक के सब का दर्शन तीरथ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं आज अपनी इस वीडियो को आर्मी डे को समर्पित करता हूँ। भारतीय सेना के नाम हिंद के हर उस जवान के नाम जो भारतीय सेना में शामिल रहे थे और जो भविष्य में शामिल होना चाहते हैं, उनको मेरा प्रणाम। अगर आपको नहीं पता कि आर्मी डे क्यों मनाया जाता है, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आर्मी डे किनकी याद में मनाया जाता है। भारत देश आज़ाद हो चुका था। भारतीय सेना की कमान किसे सौंपी जाए, इस बात को लेकर मीटिंग चल रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने बड़े लीडर्स, बड़े आर्मी ऑफिसर्स को बुलाया था। उस मीटिंग में नेहरू जी ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें अपने देश की सेना की कमान किसी अंग्रेज अधिकारी को दे देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसने कभी सेना का नेतृत्व किया हो। इस बात पर सबने सहमति दी सिवाय एक आवाज़ के, और वो आवाज़ थी लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौर साहब की। उन्होंने कहा, ऐसे तो देश का नेतृत्व भी किसी अंग्रेज को दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो वह भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी देश का नेतृत्व किया हो। इस बात पर नेहरू ने उनसे पलटकर पूछा कि क्या आप देश की सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं? लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौर के पास मौका था चौका लगाने का, लेकिन उन्होंने कहा, मैं नहीं, हमारे पास काबिल अधिकारी हैं जिन्हें ये कमान सौंप देनी चाहिए। उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा। 15 जनवरी 1949 तक भारतीय सेना की कमान ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में थी। 15 जनवरी 1949 को भारत के रहने वाले भारतीय व्यक्ति को भारतीय सेना का नेतृत्व करने का मौका मिला, और इसलिए यह दिन सेना दिवस यानी कि आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। आइए बात करते हैं के.एम. करियप्पा साहब की, जो कि भारत के पहले आर्मी चीफ थे। इनका जन्म 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक के कुर्ग प्रांत, वर्तमान कोडागु जिला में, शनिवार को कोडवा काबिले से संबंधित किसानों के एक परिवार में हुआ था। उनके पिता मंडप्पा राजस्व विभाग में काम करते थे। 1917 में मदिकेरी के सेंट्रल हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दौरान उन्हें पता चला कि भारतीय सेना में भर्ती होने वाली है। वह एक सैनिक के रूप में देश की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया और उन्हें थेडली कैडेट कॉलेज में दाखिला मिल गया। उन्होंने प्रशिक्षण के सभी सिद्धांतों में अच्छा स्कोर किया और अपनी कक्षा में अध्ययन स्थान पर स्नातक किया। 1925 में करियप्पा यूरोप के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और चीन की विश्व यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने विभिन्न देशों में बड़ी संख्या में सैनिकों और नागरिकों से मुलाकात की। यह यात्रा उनके लिए शिक्षापूर्ण साबित हुई। 1993 यानी 94 की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। आइए अब हम सीखते हैं उनके जीवन से सीखने वाली मुख्य बातें। वे कहते थे, अपने आप और अपनी फैमिली से पहले अपनी कंट्री को रखिए। सन 1965 की बात है। भारत और पाक का युद्ध चल रहा था। के.एम. करियप्पा साहब रिटायर्ड के बाद कर्नाटक में रह रहे थे। उस समय उनके बेटे नंदा करियप्पा एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर थे। भारत पाकिस्तान युद्ध का आखिरी दिन था जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट नंदा करियप्पा को जिम्मेदारी सौंपी गई थी दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी करने की। जब वे अपने फाइटर प्लेन में थे, उसमें आग लग गई। फाइटर लेफ्टिनेंट नंदा करियप्पा ने इजेक्शन का बटन दबाया। प्लेन का जो मलबा था वो भारतीय सीमा में गिरा और नंदा करियप्पा पाकिस्तान की सीमा में जा गिरे और उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत गहरी चोटें आईं और वे पाक सेना के कब्जे में पहुंच चुके थे। पाकिस्तान की सेना उनसे पूछताछ कर रही थी कि आपका नाम नंदा करियप्पा है, आपका के.एम. करियप्पा से क्या संबंध है। जब उन्हें पता चला कि ये के.एम. करियप्पा के बेटे हैं, तो उस समय के जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान, उन्होंने एक समय जनरल के.एम. करियप्पा के अंडर काम किया था, जो वे करियप्पा साहब का बहुत सम्मान करते थे। पाकिस्तान रेडियो से यह ऐलान करवाया गया कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट करियप्पा हमारी गिरफ्त में हैं, हमारे पास हैं, सुरक्षित हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने दिल्ली में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे उनसे कहलवाया कि हम नंदा करियप्पा को बिना शर्त के छोड़ देंगे। उस वक्त के.एम. करियप्पा साहब ने कहा, नहीं, मेरा नहीं, पूरे देश का बेटा है। अगर आप उसे वापस भेजना चाहते हैं तो आप उसके साथ सभी भारतीय कैदी सैनिकों को भेजिए, वरना आप उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा
और सैनिकों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि वह इस समय पहले देश का बेटा है, बाद में मेरा। उनसे सीखने योग्य दूसरी बात है अनुशासन। जीवन में अनुशासन का बना रहना चाहिए। इंडियन आर्मी को पॉलिटिक्स से दूर रखने का बहुत बड़ा क्रेडिट के.एम. करियप्पा साहब को जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राजनीति की कोई दखल इंडियन आर्मी में हो। उनके बेटे एयर मार्शल नंदा करियप्पा अपने पिता की जीवनी में लिखते हैं कि जब मैं दिल्ली में पढ़ता था तो हमें लेने सेना का ट्रक आता था। एक दिन ट्रक नहीं आया तो उस दिन एडीसी साहब ने मुझे लेने स्टाफ कार भेज दी। बाद में इस बात की खबर मेरे पिताजी को लगी तो उन्होंने एडीसी साहब को फटकार लगाई और कहा कि सरकारी वाहन का प्रयोग किसी निजी काम में नहीं किया जाना चाहिए, और कहा इसका खर्चा उनकी सैलरी से काटा जाए। एक और घटना का जिक्र करते हुए उनके बेटे नंदा करियप्पा बताते हैं कि 15 जनवरी 1986 को जब आर्मी डे की परेड के लिए उनके पिताजी दिल्ली गए थे, तब परेड के बाद उस समय जो सेना अध्यक्ष थे जनरल के सुंदर जी, उन्होंने घोषणा की कि जनरल के.एम. करियप्पा को सरकार ने फील्ड मार्शल बनाने का फैसला किया है। अभी तक 2 ही फील्ड मार्शल बने हैं, सैम मानेस्को साहब और के.एम. करियप्पा साहब। उनके बेटे बताते हैं जिस दिन उन्हें ये मेडल मिलना था, उन्हें राष्ट्रपति भवन में फील्ड मार्शल के तौर पर सम्मानित किया जाना था। उस दिन पिताजी के दाहिने पैर की छोटी उंगली में बहुत दर्द था। उन दिनों डॉक्टर ने उन्हें जूते ना पहनने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने यह बात नहीं मानी। वे नोकदार जूते पहनकर राष्ट्रपति भवन गए और जब राष्ट्रपति से उन्होंने अपना सम्मान ग्रहण किया, तब राष्ट्रपति के कमांडो ने उन्हें सहायता देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वह पूरे 10 मिनट तक खड़े रहे। यह बात उस समय की है जब उनकी उम्र 86 वर्ष की थी, यानी 86 वर्ष की थी। और एक सबसे आखिरी सीख जो हर सफल महान व्यक्ति हमें सिखाता है कि हमेशा मुस्कान बांटिए, यह हमेशा बांटने से बढ़ती है। एक बार करियप्पा साहब एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा पठान महिलाएं काफ़ी दूर लगभग 4 किलोमीटर से पानी भरकर ला रही थीं। उन्होंने उनसे पूछा तो पाया कि गांव में कोई पानी का स्रोत नहीं है। तो उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि गांव में कुआं खोदा जाए, और सैनिकों ने आदेश अनुसार गांव में कुआं खोद दिया। इससे गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए और प्यार से उन्हें खलीफा कहने लगे। तब उन्होंने कहा कि मुस्कान बांटना ही जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य है। और आज इस वीडियो के अंत में उन सैनिकों को नमन करना चाहता हूं जो वापस लौटकर अपने घर पर नहीं आ सके। भारत के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पवार की प्रसिद्ध पंक्तियों के साथ, जिसमें वो कहते हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, ताज़ा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने घर के आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़े माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपनी पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।